हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नीट का 2019 का पेपर। इससे पहले हम 2020 और 21 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और प्रैक्टिस कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको एक दिन। तो बिना टाइम वेस्ट करने बिना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, 1 मिनट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्लॉक of mass m is suspended by a long wire of length L and the length of the wire becomes L plus delta L, the elastic potential energy stored in the extended wire। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको जब सस्पेंड कर दिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई कुछ, तो उस केस में उसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी स्टोर होगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बस बेसिक इसमें आपको समझना है कि करना क्या है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टू 2019 का हमारा पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको चैनल में पसंद आया कंटेंट और आपको हेल्प मिली तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जहाँ पर आपको डाउट होता है ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अगर हमारे पास कोई एक वायर सस्पेंडेड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई लोड लगा दिया आपने, ठीक है, तो इसका लेंथ हमारी क्या बन जाती है, लेंथ इतनी तो एल थी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, एज्यूम करते हैं ये कह रहा है कि छोटा एल, एक स्मॉल एल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड वायर, तो वायर में कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, हम कुछ जब यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, कोई मास या कोई भी चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे तभी एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। जैसा आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखी होगी, आपने देखा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो वायर है, वायर की जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, ऐसे केस में ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी आपको पता ही होना चाहिए। ग्रेविटी टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, छोटा एल, ठीक है। तो हाइट एम जी एच फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, एम जी एच, एच मीन्स एल। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर आप देख पा रहे हैं तो थर्ड आंसर इसका हो पाएगा। सेकंड है, अ मास इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड व्रिल इन अ वर्टिकल सर्कल and the wire is most likely to break when the mass is at higher point, the mass is horizontal, the mass is lowest point, inclined at angle 60 from A। तो क्वेश्चन ये है कि मास हमारा थिन वायर से अटैच्ड है जो वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है। तो अगर आपने काइनामेटिक्स पढ़ी होगी तो काइनामेटिक्स में ये आपका सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा, दो टाइप का मोशन पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, और एक मोशन पढ़ा होगा आपने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या, उसी का एग्जांपल है मोशन
इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि एक ये सर्कल मोशन हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी कभी हम डिटेल में जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये लेफ्ट है राइट है। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि टेंशन निकाल ले करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब मान लीजिए कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, अब वो इस वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है। ठीक, तो मान लीजिए कोई यहाँ से ये ओ है, हमने एक वायर लगा दी, ठीक है, जिसका मास m है। तो यहाँ पे टेंशन कहाँ को लगेगा, ऊपर को, और वेट कहाँ को लगेगा, नीचे को, mg लगेगा नहीं लगेगा। अब जैसे ही ये मोशन करेगी तो इसको एक प्रोवाइड क्या कराएगा, सेंट्रीपिटल भी कराएगा। तो जो हमारा टेंशन हो जाएगा, टेंशन की डायरेक्शन में लोगे तो एम इक्वल टू एफ बी डी लगाएं अगर इसमें, टी माइनस एम जी हो जाएगा, क्योंकि सारे एक्सलेशन की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो सेंट्रीपिटल है, तो एम वी स्क्वायर बाई एल, एज्यूम करते हैं इसकी लेंथ एल है। ठीक है, तो टी माइनस क्या हो गया, एम जी। क्लियर है। अब जो टी माइनस एम जी है आपका, इसमें से आप टेंशन अगर निकालें, क्योंकि टेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वायर का है ब्रेक कब हो जाए। तो ब्रेक मतलब टेंशन से रिलेटेड है ना। तो आप देखिए टेंशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, लोएस्ट पॉइंट पे। तो ब्रेकिंग मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आपको मैं अगर एक बात बताऊँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये कैसे मोशन कर रही है, ये यहाँ पे है, ऐसे मोशन कर रही है वर्टिकल सर्कल में। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना आप कि टेंशन ए पे ज़्यादा होगा, फिर बी पे ज़्यादा होगा, फिर सी पे ज़्यादा होगा। ठीक, तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसको लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब मास यहाँ पे होगा तो वायर के टूटने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, देखो, द मास इज एट हाइस्ट पॉइंट, तो टेंशन तो वहाँ पे जीरो है। द वायर इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन्स जब यहाँ हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, देखिए ये तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा ना टेंशन। तो जब ए पॉइंट ए पे हमारा टेंशन ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये वायर यहाँ पे टूट सकती है। समझ रहे हैं। अब यहाँ तो टेंशन ही नहीं लग रहा ना, तो कैसे टूटेगा, और यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको, अभी तो डेरिवेशन है ये, अगर मैं अभी तो नहीं करा पाऊँगा, तो अगर आपसे इस लोएस्ट और इसके बीच का डिफरेंस पूछ दे टेंशन का, तो ये होता है 3 mg। इसको आप याद कर सकते हैं। वैसे बहुत बड़ी एक डेरिवेशन है, इसमें समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बी सी का भी जो टेंशन होगा mg होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टेंशन लगता है वो लगता है 6 mg। ये मैं एक्स्ट्रा है आपको बता रहा हूँ, क्या पता कभी पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कि लोएस्ट पॉइंट में बताओ और हाईएस्ट पॉइंट में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Hydrogen atom and alpha particle with same momentum enter magnetic field to constant magnetic field B। ठीक है, the ratio of their radii। तो आपको मैं बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका कोई भी पार्टिकल, आपका कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ये अर्थ के फील्ड में घूमता है या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है अंदर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जा कैसे रहा है। मान लीजिए थीटा एंगल जो है वो 0 एंगल है। ठीक है, आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा होगा ना, क्यू यू वी, तो वी और वी के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, और मान लीजिए 90 है, और या अदर देन 0 90 है। ठीक है, 180 भी लिख सकते हैं। तो इन केस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पाथ बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, और 90 पे जो पाथ बनता है वो बनता है सर्कल। क्लियर है। और अदर देन 0 90 180 होगा, मीन्स 45 हो गया, 30 हो गया, तो हेलिक्स बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन किसका है, सर्कल का है। तो सर्कल होगा तो उसकी रेडियस भी होगी,
mv/qb, ठीक है, क्योंकि जो अंदर को फोर्स लगता है सेंटीमीटर वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पी क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है, तो क्यू भी हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था कि एक हमारा अल्फा पार्टिकल है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है, आप चाहें तो मैं इसको ड्राइव पे भी लगा सकता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। क्वेश्चन है कि आयनाइज हाइड्रोजन है और अल्फा पार्टिकल है, मोमेंटम सेम है और कांस्टेंट भी है, तो हम उसकी हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप देखें, अगर हमारी डिपेंडेंसी से Q और B तो सेम हो गया ना, तो R किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे। तो जो हमारा R डिपेंड करेगा वो चार्ज पे करेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R डिपेंडेंट टू चार्ज। तो दो केस के लिए अगर इसमें लगाएं आप तो क्या हो जाएगा, R हाइड्रोजन जो होगा आपका 1/, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, E 1H1 होता है, ठीक है। और R अल्फ़ा अगर आप लगाएं तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 1/2E। अब यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रेशियो कर दीजिए RH/R अल्फ़ा, ठीक है। हमें उसे निकालना किसका है, H/अल्फ़ा ही निकालना है। तो H/अल्फ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/E/1/2E, ठीक है। तो 1/E/1/2E, तो ये ऊपर पहुँचेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला। तो आप देखिए कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको बेसिक आना चाहिए, एनसीईआरटी आपने कवर करी होनी चाहिए, इजीली आपका एग्ज़ाम निकलेगा, खुद पे भरोसा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, a body A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest। देखिए कोलिजन का क्वेश्चन आ गया। आगे क्या कह रहा, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए इज। देखिए आप इसमें आपने पढ़ा होगा कोलिजन, जब भी दो बॉडी आपकी टकराती हैं हम उसको क्या डिफाइन करते हैं, कोलिजन से। अब बेसिक क्या है डिफरेंस करने का, देखिए दो टाइप का बेसिकली हम कहते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक किसे कहते हैं, इलास्टिक वो कोलिजन होता है जहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। इन इलास्टिक क्या होगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना शुरू होगा, कंजर्व नहीं रहेगी। अब हेड ऑन क्या है, दो टाइप के होते हैं, हेड ऑन एंड ऑब्लिक्यू। हेड ऑन मीन्स वन डायमेंशनल कॉलिजन, जिसमें वन डायमेंशन में होता है, ठीक है, एक लाइन में चलती है। और ऑब्लिक्यू में क्या होता है, दोनों स्कैटर्ड होके बाद में टकराने के बाद 90 एंगल से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं इस क्वेश्चन से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो ये क्वेश्चन करने का मतलब ये है आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बॉडी थी जिसका मास 4m है और स्पीड उसकी u है। बस मेक श्योर कि आप ये जो पेपर है प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, या आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसका PDF रख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोलाइड विद अनदर बॉडी, तो अनदर बॉडी B है जिसका मास 2m है और ये रेस्ट पे है, तो इसकी जो स्पीड होगी ये u1 कर लेता हूँ, तो u2 कितनी है, 0 है। तो कह रहा है कि इलास्टिक इन नेचर है, तो आफ्टर कोलिजन कितनी एनर्जी लॉस हुई। अब देखिए आप चाहें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, फाइनल निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है। लेकिन आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, आप डायरेक्ट भी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। फ्रैक्शनल लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये कहाँ पर लगेगी, ये लगेगी आपकी 1D और इलास्टिक में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल लॉस मीन्स कितना चेंज हुआ और इनिशियल कितनी थी। आप चाहें तो इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रखिए पहले की और टोटल चेंज निकालिए। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ये छोटी छोटी टेक्निक है जिसमें आप थोड़ा अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू रख दें तो 4 × 4m, और m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 2m, और m1 प्लस m2 हो जाएगा 4 और 2 6, 6m का 6 का 30m,
स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिए, ऊपर 32 हो जाएगा, नीचे 36 और एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया 8/9। देखिए इससे इतनी आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए ठीक रहेगा आपका। क्वेश्चन है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer was used, the angular width of first minimum formed on screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be angular width of the first minima if entire apparatus is immersed in water? तो आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस आप देखते होंगे, जैसे हमारे रे ऑप्टिक्स आई, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आई। तो वेव ऑप्टिक्स में पूरा हमारा देखने का नज़रिया ही बदल गया कि लाइट के पास पार्टिकल और वेव नेचर भी कुछ होता है, और वेव नेचर को जो हमारी बताती हैं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बस बेसिक डिफरेंस ये है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो ऑल टाइप ऑफ वेव दिखाती हैं, इधर वो लॉन्गिट्यूडल हो, ट्रांसवर्स हो, लेकिन पोलराइजेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव दिखाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इंटरफेरेंस में आपने देखा होगा, फिर हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, इसको पूरा समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आया जिसको बोलते हैं YDSC एक्सपेरिमेंट। तो इसके रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें फ्रिंज बनी, सेंट्रल हमारी ब्राइट बनी, फिर अल्टरनेट हमारी ब्राइट बनी, और बीच बीच में डार्क आई। तो यहाँ पे क्या है देखिए, फॉर्मूला अगर मैं बता दूँ, फॉर्मूला क्या है, जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं आपके दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो डी है ऐसे होगा, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये डी होती है, और इस सोर्स से जो हम निकालते हैं ये छोटा डी है। क्लियर। अब ये तो बीटा है, लेकिन उसने दिया है हमको थीटा, थीटा दैट मीन्स एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ कितनी होती है, बीटा ओवर डी। क्लियर। तो बीटा ओवर डी जब होगी तो ये हो जाएगी हमारी, इसको अगर आप सॉल्व करो तो λ/d, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई भी सिस्टम किसी भी पानी में या कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में डुबाया है, तो जो फ्रिंज विड्थ न्यू हो जाएगी जब हम पानी में डाल दें या कहीं भी डाल दें, तो वो 1/n टाइम डिक्रीज हो जाएगी। n यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिमिलरली जो थीटा न्यू हो जाएगी वो थीटा ओवर n हो जाती है, n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हियर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, लैम्डा 400 नैनोमीटर, एंगुलर विड्थ दी है फर्स्ट मिनिमा की 0.2 डिग्री। क्लियर है। तो आप निकाल सकते हैं। अब देखो पूरा डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको दी कितनी है 0.2, तो सीधा रखिए 0.2 और n कितना है, वाटर, वाटर का आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 0.15 डिग्री के आसपास। क्लियर है। तो ये आपका YDSC का वो क्वेश्चन था। आप चाहते पहले ये निकालते फिर ये निकालते, इससे अच्छा आप याद रखो, जब भी किसी भी सिस्टम को हम डुबाते हैं तो 1/n टाइम डिक्रीज हो जाती है। आई होप समझ पा रहे हो आप। अगर कोई भी डाउट होता है आप तुरंत बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर जिसने थ्योरी पढ़ी है, नीट के पेपर में होता क्या है, काफ़ी थ्योरी भी पढ़ी होनी चाहिए आपने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। एडी करंट क्या होती है हमने पढ़ा होगा, जैसे इसकी कंपेरिजन किससे करते हैं, इसकी कंपेरिजन करते हैं जैसे पानी रुका हुआ है, उस पर आपने एक पत्थर मारा तो क्या होती है, एक भंवर जैसे निकलती है, ठीक है। उसी टाइप से हमारे इंडक्शन वाले ये पूरी जितनी फेनोमेना है वहाँ पे ये लॉस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ नहीं होता, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं होता, इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता। देखो आप इसको, अगर वैसे तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक हीटर है, यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक हीटर आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 3 में, तो वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं एडी करंट जैसा, समझ रहे हैं ना।
तो ये हमेशा इंडक्शन वाले चैप्टर में ही होगा। इंडक्शन से रिलेटेड फेनोमेना जो होती हैं वहाँ ये लॉस होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अ सोप बबल्स हैविंग रेडियस 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension 2.5 into 10 to the power minus 2. The pressure inside bubble equal to at a point Z0 below the surface of water in container. तो क्वेश्चन आपसे पूरा पूछ रहा है कि जो पॉइंट है Z0 वो क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा होगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं एक्सेस प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आपने पढ़ा होगा एक्सेस प्रेशर। अभी टाइम कम होने की वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ आपको। जब फ्लूइड डिलूट के चैप्टर करें या आप कहीं से भी देख सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R, और आपने सेकंड पढ़ा होगा गेज प्रेशर। अगर मैं कभी फ्लूइड में आऊँगा तो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इन सब टर्म्स को। तो ये होता है आपका, कोई भी डेंसिटी है G है और यहाँ पे H होता है, यहाँ पर पॉइंट लेकिन Z0 दे रखा है। अब याद रखना ये सबके लिए अलग अलग होगा, ये सोप बबल के लिए है। ठीक है, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो फ्री सरफेस वाटर के नीचे इतना है। तो देखो बाहर जो एटमॉस्फेरिक और ये हो जाएगा तो टोटल प्रेशर बाहर क्या हो जाएगा P0। ठीक है, प्लस 4T/R, और उस कंटेनर के अंदर जो होगा एटमॉस्फेरिक बाहर से तो लगेगा ही लगेगा, और गेज प्रेशर कितना है ρg(A0). सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से ये निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4T/R रो, डेंसिटी है ρg। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये रख सकते हैं आप, सारी वैल्यू दे रखी है। तो इसका जो आंसर था ऑफिशियली वो लगभग 1 के आसपास है। मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आप सबको आता होगा, जिसने तैयारी नहीं भी करी होगी, विवग्योर पढ़ा होगा आपने। तो लास्ट में कौन सा है, रेड, तो वेवलेंथ बढ़ती है लास्ट तक। सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट की। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, देखो कोई वॉयलेट भी मारा आएगा, तो इसलिए जो पढ़ते हो अच्छे से पढ़ा करो, पेपर आसान आता है। क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 mm 2 मीटर एंड मास इतना रोल ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उस पर एक डिस्क रोल कर रही है। ठीक है, जिसका मास कितना है 100 kg है और रेडियस 2 मीटर है। क्वेश्चन करा है, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू स्टॉप इट। कितना वर्क चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। तो भैया देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है। कैसे, आपको डेटा दिया है, रेडियस दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 हम डिस्कस कर चुके थे। तो आपको रेडियस दे रखी है 2 मीटर और पहली बार डिस्क दे रखा है। ठीक है, मास दिया है 100 kg। अभी हॉरिजॉन्टल पर रोल कर रही है, कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, वी कितनी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है हाउ मच वर्क, तो दिया ये डेटा है, वर्क पूछ रहा है। तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कैसे अप्लाई होगी, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये बोलती क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन तो निकालना है। ठीक है, अब आप बताइए, हमें तो इसको स्टॉप करना है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। क्या बात समझ रहे हो, हमें इस बॉल को या इस डिस्क को रोकना है। क्वेश्चन में ही लिखा है हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू स्टॉप इट, हमने इसको रोक देना है। फाइनल तो तभी तो 0 होगी। अब बात आती है इनिशियल की, तो आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता होनी चाहिए। रोलिंग मोशन, जब भी आपका
डिस्क हॉरिजॉन्टल सरफेस में जा रहा है, एक तो है ट्रांसलेशन की एनर्जी और दूसरी है आपकी रोटेशन की एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर हाफ mr स्क्वायर रख देंगे, ठीक, और या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, इसको रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में हम बना लेते हैं k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। ये दोनों में एक है, सुविधा इससे हो गया आपको, क्यों, क्योंकि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है ना, इसके लिए जो k की वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रखिए आप, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू v/r से इसको रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे करेंगे अगर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कैसे, देखो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा फिक्स होता है, जो डिस्क होता है इसके लिए कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हाफ रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्क के लिए बात याद रखना, तो ये हो गया 3/4 mv स्क्वायर, ये कितनी है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मास दिया है, v दिया है, तो इसमें रख देते हैं, तो वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रहेगी फिर, और हमें मॉड चाहिए, मॉड क्योंकि माइनस में आ जाएगी ना, जीरो, एक तो जीरो है, तो मॉड ले लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा 3/4, हाफ mv में लगा देना, हाफ mv स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आया है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मास दिया है हमको 100, वेलोसिटी दी है हमको 20, और इसको बदल दीजिए मीटर में का स्क्वायर, तो ये 425 और 50, तो ये आएगा 3 जूल आपका। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, अगर यहाँ पे डिस्क ना हो कि एक बुलेट फेंकी गई या एक पेंडुलम पे टकराई, तो वहाँ पे भी ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दिया है, पूछ रहा है एम्पलीट्यूड बताइए। देखिए सिर्फ ए नॉट नहीं है एम्पलीट्यूड, जब भी आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़े, आप देखें ये साइन है, ये कॉस है, तो साइन और कॉस में क्या बन जाएगा, ए नॉट को कंसिडर नहीं करना है, ये कांस्टेंट टर्म है। एम्पलीट्यूड में जो रोल होगा वो पीरियोडिक फंक्शन का होगा। ठीक है, अगर इतना पार्ट भी होता है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, सिर्फ ए नॉट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ना। अब ये 3 पार्ट है तो इसको भूल जाइए। अब देखिए ए और बी का अगर आप देखें तो ए वाला पार्ट ऐसे है साइन, और कॉस कैसे हो जाता है ऊपर को, तो इन दोनों को अगर आप निकालो तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, कांस्टेंट टर्म को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है, टू सिमिलर थिन equiconvex lengths of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that focal length of combination is f1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्विकॉन्वेक्स लेंस थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखते हुए चल रहा हूँ। इक्विकॉन्वेक्स तो मतलब ये, इक्विकॉन्वेक्स का मतलब क्या है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये रहे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ एफ ईच, और इनकी जो फोकल लेंथ है ना वो एफ और एफ है, सच दैट इनके जो कॉम्बिनेशन है वो F1 है, इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो F1 है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, ठीक है, विच हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास, दैट मीन्स इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N और N है वो ग्लास का है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट केस में कि ये जो लेंस है आपके इक्विकॉन्वेक्स ऐसे ही हैं ये, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे ग्लिसरीन भर दिया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरीन भर दिया है, यहाँ पे ये जो मैंने डॉटेड कर दिया ये ग्लिसरीन भर दिया है, और ग्लिसरीन का भी कितना दिया है आपको 1.5 एज दैट ऑफ देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f2, तो उस केस में फोकल लेंथ f2 हो जाती है कह रहा। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी n ही है, फिर अब 1.5 ही तो है, तो यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा और यहाँ भी n,
तो इस केस में फोकल लेंथ f2 हो जाती है। तो पूछ रहा है f1/f2 निकालिए। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन एक बार। तो फर्स्ट केस में देखिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एयर में हम लगा रहे हैं इसको एफ इक्विवेलेंट, जैसे आप रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो 1/f, क्योंकि दोनों की तो f1 + f2 होती है वैसे। तो अगर मैं इस केस के लिए लगाऊं, ठीक है, केस में एफ इक्विवेलेंट हमारी f1 है, तो 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा 1/f + 1/f, क्योंकि दोनों की f है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2f। तो f1 कितना आ जाएगा, पलट दीजिए f1 को, f/2, ये हमारा f1 आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हम इसमें ग्लिसरीन भरेंगे, ठीक है, तो जो ग्लिसरीन जैसे हमने इसमें भरा, ठीक है, तो जो ग्लिसरीन वाला पार्ट है हमारे बीच में, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 लेंस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, ठीक है, तो ये हमारा कैसा बिहेव करने लग जाएगा, डाइवर्जेंस लेंस। ठीक है, ये जो ग्लिसरीन हमने बीच में भरा है, इसको आप ध्यान से देखें, ये ऐसे बन रहा है, देखो ये हमने ग्लिसरीन भरा, तो ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसकी भी फोकल लेंथ f होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो f इक्विवेलेंट f2 कितना हो जाएगा, देखिए 1/f तो जुड़ेगा, 1/f जुड़ेगा, लेकिन जो ग्लिसरीन वाला पार्ट भरा आपने उसकी वजह से होगा तो प्लस, ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस हमारा क्या बन गया, डाइवर्जिंग बन गया बीच में। ये तो हमारे कॉन्वेक्स हैं, ये हमारे डाइवर्जिंग लेंस हैं। तो इससे क्या होगा, माइनस ऊपर जाएगा, माइनस तो कट गया, तो ये आएगा 1/f। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया इन्होंने। तो f2 कितना आ गया, f। तो f1/f2 निकालना था, f1/f2 निकालना था, तो f1 आया हमारा f/2, और f तो f ही था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। समझ रहे हैं ना। जिस पार्ट में हमने ग्लिसरीन भरा वो हमारा कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्लियर। चलिए, आई होप समझ पा रहे हो आप। अगर दिक्कत है, डाउट है, तो ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। अब देखिए, किसी भी कंटेनर में आपने क्या कर दी है, गैस भरी है किसी टेम्परेचर में, तो वो क्या लीड करेगी, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। देखो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब प्रेशर, एनर्जी और मास में से एक होगा, तो देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर और इनका रिश्ता देखना है, तो मेरे को एक ही रिश्ता याद आ रहा है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा गैस का, ये सिर्फ गैस की बात हो रही है, f/2 nRT। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, अपने हिसाब से रखोगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ मोल है, तो हमारा क्या बढ़ेगा, एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू एन पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना, व्हाट इज द डी ब्रोगली। देखिए डी ब्रोगली मैंने कई बार बताया है आपको, सिंपल से क्वेश्चन है। इसके लिए आपको, जब भी किसी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल से हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, तो ये आपका होता है √v। तो v की वैल्यू रखिए 1 2 3 4, तो 10⁴ यहाँ पे रख दीजिए। अभी एंगस्ट्रॉन में तो ऊपर भी 10⁻⁻10 कर दीजिए, क्योंकि मीटर में आ रखा है ना, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 हो जाएगा। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आपका इसको सॉल्व करके देखिए, 10 ऊपर हो गए 10 माइनस के, और नीचे हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए तो बाहर आए 2, तो ऊपर जाके ये हो गए तुम्हारे 12। तो 12 किस में है, एक ही में है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया, और सॉल्व भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन है, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ रॉड इज। देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉपर रॉड है, ठीक, इसको कर लेते हैं अच्छे से। कुछ क्वेश्चन आपको नीट में, आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपको ऑरली करने पड़ेंगे, वो आएंगे ही ऑरली, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है वहाँ पे। तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, और वो बनेगी सिर्फ प्रैक्टिस से। ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है, ठीक।
इसकी लेंथ जो है L1 लेके चलता हूँ 88 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है एंड एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, तो L2 ले लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैव, देख सकते हैं आप, हैव दियर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है इनकी लेंथ। तो पूछ क्या रहा है, निकालिए, और अल्फ़ा दे रखा है दोनों का, तो आप याद करिए क्या लगेगा, अल्फ़ा CU और अल्फ़ा LI, ये दिया है, जैसे LI नहीं AL, ये आपको दिया है, ठीक है। ये दिया है आपको 1.7 10⁻⁻5 और ये दिया है आपको 2.2 10⁻⁻5, ठीक है। ये डेटा आपको दिया है। तो जब आप इसमें देखिए ना क्या कह रहा, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या याद करिए रेजिस्टेंस के टर्म में, R एट एनी टेम्परेचर इक्वल टू R0 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, याद कीजिए। तो इसी टाइप से अगर आप इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस के टर्म में, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो जो अल्फ़ा CU इंटू L1 है वो अल्फ़ा AL इंटू L2 जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा, देख सकते हैं आप कि लेंथ बढ़ाने पर उसकी लेंथ में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो रख लीजिए इसमें 1.7 10⁻⁻5 इंटू L1 कितना है 88 इक्वल टू 2.2 10⁻⁻5 इंटू LAL, ठीक है। तो उसको आप निकालेंगे, 10 की पावर एडजस्ट करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गए, और ये हो गया 4, जब इसको कैंसिल करेंगे 1 0 बढ़ा लीजिए 17 हो गया, दोनों तरफ 10 10 का, तो 4 17, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 68, ठीक है। डिवाइड में जाएगा तो ये LCL जो हो जाएगा, जिसको हमने L2 लिया है, वो हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आपने पढ़ा होगा रेनबो, ठीक है, उसी से है। पिक द रॉन्ग आंसर इन कॉन्टेक्स्ट विथ रेनबो। कह रहा है व्हेन द लाइट रे अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एयर ड्रॉप और सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड। तो पहला कह रहा है कि जब टू इंटरनली होगा तो सेकेंडरी बनेगा, जो कि गलत है। अगला कह रहा है द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे कह रहा है थर्ड वाला, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टूवर्ड्स द सन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सन से क्या आती है, लाइट आके हमारे उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अगला क्या कह रहा है, रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, ये देखो, अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि हमें रॉन्ग निकालना है ना आंसर। ये बात भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, और ये भी ठीक है। आपने पढ़ा होगा रेनबो में, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है, ये वाला थर्ड वाला, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना सन की तरफ, वो तो आपने देखा ही होगा, ऑब्जर्व किया होगा बारिश के दिनों में। आप मुझे बताएंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो बनता है वो उनके बीच में एंगल कितना होता है, NCERT खोलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्या पता है अगली बार ये आ जाए कि व्हाट इज़ द एंगल इन प्राइमरी रेनबो। देखना 48 कुछ ऐसा इस टाइप का, दो एंगल, दो सेट के एंगल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट 3, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। क्वेश्चन 16, अ बॉडी weight 200 Newton on the surface of earth, how much will it weight half away down to center of earth। देखो ये बहुत बाहरी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटर से नीचे, सेंटर से ऊपर कितना वेट होगा, कितना कम होगा, तो आप कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वेट नीचे को जा रहे हैं ना, कितना वेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा जो फंडा है ना, वो फंडा क्या है कि जी में चेंज कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्थ की वजह से जी में चेंज कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं, तो चेंज इन जी ड्यू टू डेप्थ,
जैसे हाइट का होता है ना, वैसे डेप्थ में भी कितना होगा चेंज जी में, वो ये होगा जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला है। अब वो कह रहा है वेट, तो वेट तो एम जी होता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए मास का, तो एम जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, अब जो ये एम जी है ना, ये एफ डैश मान लीजिए, चलो ठीक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेप्थ कितनी गई, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर के जो अर्थ है उससे आधी हो गई डिस्टेंस बोल रहा है, तो एम जी 1 माइनस आधी डी मतलब आर बाई 2 रख दिया। डी की वैल्यू कितनी कह रहा है, रखो आर बाई 2। जैसे आप इसको रखेंगे, एम जी आपको वेट दे रखा है 200, तो 1 माइनस 1 बाई 2, तो 2 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज सोन फिगर। तो ये 6 बल्ब हैं कनेक्ट किए गए हैं डीसी सोर्स से एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देखिएगा आप कि 0 है नहीं है, सेल में केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन ऑफ बाय बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। ठीक है, सारे जले हैं तो पावर कितनी होगी। आगे क्या करा, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम बी। अगले सेक्शन में करा कि इसमें 2 जला दो, इसमें एक ही जलाओ। ठीक है, ऐसी कंडीशन, तो तब पावर क्या होगी। अच्छा, उसका रेशियो पूछा है। चलिए देखिए, अब केस 1 में हमें 6 बल्ब दिए हैं, सारे ग्लो कर रहे हैं, तो 6 बल्ब मीन्स सबके अपने अपने रेजिस्टेंस हैं। 1 2, ये सेक्शन ए के 3 बल्ब हमें दिए थे, तो मैंने 3 बना लिए, 3 बी के दिए थे, ये बना लिए। ठीक है, ये हमारा डीसी सोर्स से कनेक्ट है। ये तो दिया था, देखिए ये 3 यहाँ थे, 3 यहाँ हैं, तो मैंने ये लिख लिया। तो सबका रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है। ठीक है, तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला जब आप ये इसको देखेंगे इस बल्ब। अच्छा, दूसरा भी बना लेते हैं। सेकंड में क्या करा है, 2 ए में से और 1 बी में से, इसमें से कोई 2 जल रहे हैं, दैट मीन्स ये 1 2, उसके बाद इसमें एक ही जल रहा है 1। ये हमारा दूसरा केस है, इसमें आर है, आर है, आर है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर P2 है। तो कह रहा है इसका रेशियो निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए इसका आर इक्विवेलेंट बताइए। देखिए ये 2 सीरीज में नहीं है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3। और ये तीनों फिर अगेन पैरेलल में है R/3। तो इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे, एक हमें यहाँ R/3 का मिलेगा, R/3 का मिलेगा। अब ये सीरीज में है, तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा RR 2R 2R/3। ठीक है, और तो पावर कितनी होती है, पावर हो जाएगी E²/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वैल्यू रख दें तो E²/2R। यहाँ पे निकाले R इक्विवेलेंट, ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया, RR 2R, सॉरी R/2, ये तो पैरेलल है ना। R/2 देखिए, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अगर ना इक्वल बल्ब हैं, जैसे इक्वल बल्ब हैं N, वो सीरीज में ऐड हो रहे हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो हमेशा क्या करा करो NR, क्योंकि आर 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 ऐड करके NR हो जाएगा। अगर पैरेलल में ऐड हो रहे हैं तो R/N कर देना है, ये डायरेक्ट मार सकते हो आप। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम, करंट मिनिमम। पैरेलल में करंट, सीरीज में जब मैक्सिमम होगा, पैरेलल में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, RR 2R, और एक ऐड कर दो, नहीं सॉरी R/2, और R/2 में फिर एक और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3R/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा R/2 प्लस ये हो गया। तो अगेन पावर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पावर कितनी हो जाएगी फिर वही E²/R। तो R इक्विवेलेंट है यहाँ पे 3R/2, तो पावर 2 पावर 1। दोनों का डिवाइड कर लीजिए भैया, तो P1/P2 अगर हम करते हैं तो 3/2 और उल्टा 9/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रू पढ़ना, एक्सेप्ट पढ़ना, ओनली करेक्ट, ऐसी चीज़ें अच्छे से पढ़ना। इजी क्वेश्चन है, खाली गलती में नंबर चले जाते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्रैवलिंग एटम्स आर, देखिए पी है ना, पी फॉर होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होल, होल क्या होंगे मेजॉरिटी, तो पहला तो गलत है, होल आर मेजॉरिटी सही हो सकता है। आगे कह रहा है कि ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी होते हैं इसमें होल और ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं, जबकि जो पी टाइप है उसमें पेंटावेलेंट नहीं सॉरी एन टाइप है पेंटावेलेंट और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी होते हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, पी टाइप, एन टाइप में क्या होते हैं मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, और जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है पेंटावेलेंट, यहाँ पे ट्राइवेलेंट। ठीक है, अगर माइनॉरिटी पूछेगा तो इसका रिवर्स कर दीजिए, होल का इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है तो एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। आप एक बात बताइए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल जहाँ से शुरू करेगा, मान लीजिए इसने शुरू किया यहाँ से शुरू किया, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में वो यहीं तो पहुँच जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और आपको तो पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यही 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। तो 19 का 4th हो गया। अगला क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जेई में भी पूछा जाता है, तो ये आपको आनी चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो चेंज इन हीट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम है वो हमेशा के एरिया डेल्टा टी ओवर लेंथ के प्रोपोर्शन होता है, ये हमारा फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी में, और ये के जो है हमारा ये थर्मल कंडक्टिविटी है। आप खुद निकालोगे इसको, इसका जो आंसर है वो है ये वाला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, निकाल सकते हो आप। ये हीट रखना है यहाँ पे, हीट एनर्जी की, यहाँ पे टाइम, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, टेम्परेचर केल्विन और एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg and radius 4 is rotating about its axis at rate 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolution each. ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, सेम स्टॉप करना है, पार्टिकल रोटेशन कर रहा है, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, दूसरी बार फिर हम क्या करेंगे, रोटेशन में वर्क एनर्जी लगा देंगे। चलो लगाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें भी वही डेटा दिया है आपको, मास दिया है 2 किलो, रेडियस 4 दे रखी है, रोटेटिंग अबाउट आरपीएम, ठीक है 3 आरपीएम से आपको दे रखा है, तो ये आपकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी आरपीएम में, और टॉर्क रिक्वायर टू 2 पाई रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई रिवॉल्यूशन तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो आप देख सकते हैं आपको दिया है सबसे पहले थीटा दिया है आपको 2 पाई रिवॉल्यूशन, उसके बाद आपको अच्छा एक रिवॉल्यूशन कितने का होगा, 2 पाई का तो होगा, ये देखिए ना 0 से शुरू करेगा, कहीं पर रुक रहा है 2 पाई पे, तो ऐसे ही 2 पाई लिए हैं तो इंटू 2 पाई कर लीजिए, 2 पाई क्या रेडियन, ठीक है तो ऐसा यूनिट रेडियन होगी, तो इसकी तो 4 पाई स्क्वायर तो आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। अब बात आती है आरपीएम में डेटा जो दिया है एंगुलर स्पीड का 3 आरपीएम, तो आरपीएम में इसको बदलें अगर, तो आरपीएम से रिवॉल्यूशन पर मिनट से आप रिवॉल्यूशन पर या रेडियन पर सेकंड में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 2 पाई बाई 60 इसका इंटू करके रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड एक में कितना होता है 2 पाई, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो ये हो जाएगा आपका, इतना ही रहने दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्क बताइए, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू हाफ चेंज इन एनर्जी, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ठीक है
कि जब बॉडी ऐसे रोल करते हुए निकल रही है ना आगे, तो कितना टॉर्क लगेगा पूछ रहा है। क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू होता है ये, क्योंकि रोक रहा है ना, नेगेटिव होगा, इक्वल टू यहाँ पे आप लगा दीजिए हाफ, और ये क्या है आपका सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये याद करने ही पड़ेंगे आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। ठीक है। अब जब बॉडी रुक जाएगी तो जो फाइनल वाला इसका स्पीड होगी वो 0 होगी, और इनिशियल आपको दे रखी है। देखो सेम क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने रिपीट कर दिया तरीके से। ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका, माइनस इधर ही रखिए, 1/4, मास दिया है आपको, मास दिया है 2 kg, और रेडियस भी दिया है 4 सेंटीमीटर। अगेन इसको मीटर में लेंगे, तो मास हो जाएगा 2, रेडियस हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2π/60, और अपॉन में हमने भेज दिया थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी 4π²। क्लियर। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। पाई से पाई कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 4 से एक 4 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे कि ठीक है, एक ये भी है, तो ये आपका आ जाएगा 3 से इसको भी कैंसिल, 20, 2 से इसको कैंसिल 10, तो इसका आंसर आ रहा है 2 इंटू माइनस के 4, तो -4 होंगे, और ये 3.14 है, एक पाई यहाँ बच जाएगा, तो 10⁻, जैसे इसका स्क्वायर है नहीं बचेगा, 10⁻ ही आएगा आपका -6। ठीक है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी ऐसे रोल करते हुए जा रही है, कितना टॉर्क चाहिए कि वो रुक जाए, तो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो वर्क एनर्जी लगा देंगे। तो वर्क पहले कितना पूछा था, पहले पूछा था कितना वर्क लगेगा, अब क्या पूछा कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है वर्क, तो रोटेशन में फोर्स का रोल कौन करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं। चलिए, आई होप समझ रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 22, अ force F equal to 20 plus 10y act on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force from this to this. तो आपसे पूछा है कि y डायरेक्शन में वर्क बताना है। ठीक है। तो इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर x तो दिया ही नहीं है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, आपका जो वर्क होगा वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तो वेरिएबल है, तो एफ डॉट वाई डायरेक्शन में अगर एक्स में होता डी एक्स लेता, वाई में डी वाई, तो y1 से y2। तो एफ दिया है आपको, एफ कितना दिया है देखिए 20 + 10y, तो इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 20 + 10y dy। ईजिली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 20 dy प्लस, अगर आप थोड़ा बायो वाले हैं तो दिक्कत है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल तो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, उसको आप अच्छे से सीखिए। और लिमिट में ऐसा होता है कि जब लिमिट दे रखी है आपको, तो एक बार अपर रखते हैं, एक बार लिमिट लोअर रखते हैं, तो अपर में से लोअर माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 25 जूल। ठीक है। यहाँ पर ये कैसे आया, ये आया ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है yn+1/n+1। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटेक्शन का काम करेगा, फ्यूज। देखते नहीं, फ्यूज उड़ जाता है जब वोल्टेज ज़्यादा आती है, फ्यूज उड़ गया। अगला क्वेश्चन है 24, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर। इन दोनों में वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है। वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, अमीटर नापता है करंट। तो दो आपको सर्किट दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो आइडियल वोल्ट मीटर, एक बात याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जो आइडियल एमीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, बेटर क्वालिटी के लिए।
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर एमीमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसको हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, इसको सीरीज लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ से 10 वोल्ट से करंट आई, ठीक है, या ये 10 वोल्ट था, तो इसको और इसको कितना कितना मिला, ठीक। तो यहाँ पर करंट कितनी होगी पहले ये बताइए आप। करते हैं इसको। पहला सर्किट है आपका 24, उसमें क्या है देखिए, ये वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है, और ये रहा, ये 10 ओम है। तो यहाँ से आप देखिए इसमें करंट कितनी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो I1 है, ठीक है, यहाँ पे कोई रजिस्टिव एलिमेंट लगा ही नहीं है, तो I1 कितना होगा V/R, तो 10/10, तो 10/10 मीन्स 1 एम्पियर की करंट जाएगी। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो दूसरे में है, उसमें आपको समझना है, ये 2 लगा दिया उसने एक वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। अब करंट बतानी है, और नीचे तो 10 ही लगा रखा है, 10 वोल्ट लगा रखा है ये, ठीक है, और ये 10 लगा रखा है, ये 10 लगा रखा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करके निकाल दोगे तो आप यहाँ पूरी सर्किट की जो करंट होगी वो गलत होगी। क्यों? ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल में करंट सेम होती है, तो कितनी होगी, अगर ये 10 है, यहाँ 10 है, तो ये दोनों में जो I2 की वैल्यू होगी वो अगेन कितनी होगी, 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ, समझ रहे हैं। तो टोटल जो I2 की वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1 एम्पियर, समझ रहे हैं ना। ये 10 है, इसमें दोनों में सेम करंट होती है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि इन दोनों में वोल्टेज बताओ V1 V2, तो इजीली निकाल देते हैं। V1 कितना हो जाएगा, I1 × 10, तो I1 × 10 मीन्स 1 × 10, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट पहले का। दूसरे का क्या हो जाएगा, I2 कितनी आएगी, अगेन इसमें 1 ही आएगी, I2 × कितना 10, ठीक है, एक ही में निकालनी है आपको, तो 1 × 10 = 10। तो दोनों की करंट सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो आपसे पूछा, समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन क्या है। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ देखिए इसमें निकालना है था I2, तो I2 में इन दोनों में I2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा सेम रहेगा, ये 2 ऑप्शन है। अब करंट क्या होगी, तो करंट भी दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो आइडियली वो होते हैं सर्किट, वो रिजल्ट जो है आप याद रखना, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, और आइडियल एमीमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस r, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आपने पढ़ा होगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज होता है उसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो 0 होगा, ठीक है, बस वो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही होगा, तो देखिए कि अंदर वाला कंडीशन कौन है, रेडियस से छोटी डिस्टेंस इंक्रीज गलत है, 0 ये हो सकता है, 0 ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अभी क्या कह रहा है, 0 एज आर इंक्रीज, ये एंड डिक्रीज आर, ये तो बिल्कुल सही है, 0 आर इंक्रीज है, नहीं ये गलत है, बाहर जाने में घटता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे रिलेशन आता है, एक ग्राफ पढ़ा होगा, अंदर ये होता है, बाहर ऐसे डिक्रीज होता है फिर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, एट अ पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज +25। तो आगे कह रहा है, एट पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज -25, वी कैन इंटरप्ट दैट। तो क्वेश्चन ये है कि आपका एक जगह पे +25 डिग्री है, एक जगह पे -25 डिग्री है। तो कह रहा है कि हम कैसे कंक्लूजन निकालें कि ए और बी आर लोकेट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ए इन साउदर्न हेमिस्फेयर एंड बी इज नॉर्दर्न। ऐसे पूछ रहा है कि नॉर्दर्न कौन होगा, वो कौन होगा। तो आप सिंपल सी बात याद रखो, इसमें ए का जो हमारा एंगल है, ठीक है, वो हमारा कहाँ है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वैसे वो है आपका कौन सा वाला, थर्ड वाला, ये वाला। कैसे है देखिए, अब देखो एंगल ऑफ डिप जो होता है, सबसे पहले आप ये देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा भी नहीं है। क्वेश्चन 26, जो एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है किस किस के बीच में एंगल,
एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये भाई साहब जीरो कहाँ पे होते हैं, ये भाई साहब जीरो हो जाते हैं पोल पे, आप बोल सकते हो, सॉरी जीरो कहाँ होते हैं, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे जीरो होगा, ठीक। ये पॉजिटिव कहाँ होंगे फिर, नॉर्दर्न में होनी चाहिए पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। और नेगेटिव कहाँ होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ये साउदर्न में। साउदर्न में जब होंगे इसका मतलब ये है कि एक्यूट एंगल बनेगा ना वहाँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कैसे, देखिए जैसे ये बी हॉरिजॉन्टल है सपोज, आप देखिए, ठीक है, तो वी हॉरिजॉन्टल से आप अगर वी वर्टिकल ऐसे बनाएं, ये बनाएं अगर, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब वही अगर ये बी एच यहाँ है, ठीक है, और बी वी यहाँ पे है, और आपका रिजल्टेंट कहाँ है, ये रहा, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इस बी का, इससे ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है थर्ड वाला, कि जो ए है वो लोकेट कर रहा है नॉर्दर्न में और बी साउदर्न में। वैसे भी आप इससे भी देख सकते हो पॉजिटिव एंगल नॉर्दर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, काफ़ी आसान है, बिना पढ़े भी कर सकते हो आप, कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इतना है तो काइनेटिक और पोटेंशियल बताइए। तो आपने एटम चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर, ठीक है, टोटल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ये आपका एटम चैप्टर और ग्रेविटेशन के सैटेलाइट में भी यूज होता है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात याद रखना। तो पहले दो तो वैसे भी नहीं होंगे, और ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो इक्वल होंगे, वही भी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है, तो ऑप्शन थर्ड हो गया। आगे कह रहा है टोटल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसके लिए R 90 हो जाए, इसको ग्रेजिंग इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडियन कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल में R 90 हो जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वर्क डन टू रेज ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हाइट h। तो लास्ट पेपर में भी ये आया था क्वेश्चन, इस बार भी आया है। तो जब भी ऐसा आता है रेज हाइट के लिए, तो इसकी ट्रिक है mgh ओवर 1 + h/r। तो r कितनी दे रखी है, r दे रखी है आपको r के बराबर, ठीक है, तो r रखेंगे यहाँ पे, तो r तो 1/2 वाला आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको एक बार अगर देखें अर्थ का वो बना लीजिए, एक बार ये r रेडियस है, यहाँ पे UN निकाल लीजिए एक बार, फिर फाइनल निकाल लीजिए, R डिस्टेंस पे दोनों को माइनस कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel distance x1 along plane, but when inclination is decreased 30, मतलब 60 से 30 कर दिया, एंड सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट ट्रेवल x2। तो x2 और x1 का वो निकालिए पूछ रहा है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वाले उसमें, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका, तो वैसे भी आप ये देख सकते हो, ये डिस्टेंस है। वैसे जो फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू, प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है x1 इक्वल टू u² ओवर 2g साइन थीटा। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। जब भी कोई बॉडी है नीचे को गिर रही है तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, वो ये होगी, ठीक। इसका भी एक छोटा मोटा अपना डेरिवेशन है, या आप ये हिसाब लगा सकते हैं। एफबीटी जब लगाते हैं ना, तो एक्सलेशन में क्या आता है, एंगल थीटा आता है। जब कोई बॉडी नीचे को इंक्लाइनेशन में गिर रही है तो एक्सलेशन आता है a इक्वल टू g साइन थीटा। तो एक्सलेशन से आप वेलोसिटी निकालेंगे, क्या आएगा, v तो आएगी ना, तो v इसके प्रोपोर्शन होगी। तो जो आपके यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी x1/x2 होगी, वो क्या हो जाएगी, साइन थीटा 1/साइन
θ2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका कौन सा वाला, थर्ड वाला 1:3, क्योंकि साइन θ1 है आपका 60 और 30 वैल्यू रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। देखो कोई भी एटम है ना, ZXA है तो उसका ये चार्ज डिसाइड करता है और ये मास, इसमें E का इंटू करना पड़ता है। ठीक, Z मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, Z डिसाइड करता है प्रोटॉन का, तो कह रहा है 2 प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का सिंबल आपको पता होगा 2He4। तो 2He4 मीन्स इसके कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, इसमें 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन इन दोनों को माइनस करके निकलता है, 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही सही होगा, नहीं होगा। क्यों, अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ना हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कंसिडर किए जाते। और जनरली जो हमारा होता है जेड जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम माना जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल भी लग रहा है मुझे, आप इसको चेक कीजिए। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं किए जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कीजिए, इन दोनों में डाउट हो रहा है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन तो कंफर्म है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं आई थिंक, ऐसा मुझे पता नहीं कुछ लग रहा है, आप चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due to east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the short path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाले चैप्टर से है, या आप बोल सकते हो मोशन इन प्लेन से है। तो क्वेश्चन नंबर 32, आई होप आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा या कुछ कर लिया होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए सबसे पहले ये आपका इस अल्फा पार्टिकल वाले को आप चेक करना है एक बार, या अभी मैं देखता हूँ इसको। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि जो रिवर है, मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है रिवर, ये आपकी रिवर है। ठीक है, तो रिवर की जो स्पीड है VRG वो कुछ है। अब ये कह रहा है कि एक स्विमर है। ठीक है, मान लीजिए अब इसको क्रॉस करेगा स्विमर, तो स्विमर कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे तो चलेगा। ठीक है, ये स्पीड क्या है VRG, और स्विमर की किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड है VSG। ठीक, अब स्विमर की रिवर के उसमें जो स्पीड होगी, मान लीजिए ये रही, इससे एंगल बनाते हुए निकलेगा ये ऐसे। ठीक है, ये है हमारा VSR स्विमर के रिवर के इसमें। ठीक है, RG आपको दिया है, अगर आप क्वेश्चन देखें, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्विमर की दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रिवर वाटर की दे रखी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेड पाथ, द एंगल निकालना है। तो हमने एज्यूम किया कि ये रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये स्विमर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब स्विमर के रिवर के रिस्पेक्ट में मान लो एंगल थीटा निकालते हुए है। ठीक, तो आप देखिए वेक्टर एडिशन से क्या VSR प्लस VRG के बराबर नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले बहुत आता था है। और इसमें जो एंगल बन रहा है साइन थीटा लगाएं अगर आप, तो वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्या वो ये नहीं आएगा। ठीक है, मॉड में। तो ये तो आपको दिया है 10 और ये दिया है 20, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मीन्स 30, और कहाँ को जाएगा, वेस्ट को जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डायग्राम का ही रोल था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ही करना है, 1 मिनट आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल
moving with velocity v is acted by three force shown by the vector triangle PQR, the velocity of particle will। ठीक है, 3 फोर्स लगे हैं तो पूछ रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक मिनट सोचिए, आप करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था, मैं सही था इसमें, यही है इसका आंसर। क्यों? जो हमारा याद रखना, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आयनाइज हीलियम एटम है। आयनाइज का मतलब ये होता है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में इसके हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगर जनरली आप किसी एटम की बात करो तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं और A-Z न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल के केस में ऐसा है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे, क्योंकि इट इज़ अ आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये आप कंफर्म तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी अगर इसमें आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, कि मुझे भी चेक करना पड़ा कि ये क्या है, मैं इसको थोड़ा वॉश आउट हो गया था कि आयनाइज है करके। तो 33 पढ़ लिया होगा आई होप आपने। पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय 3 फोर्स सोन बाय, ये 3 PQR से दिखा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगी, या फिर वो कांस्टेंट होगी, या फिर वो पूछ रहा है कि चेंज अकॉर्डिंग टू QR होगी। तो सोचिए, अब इसमें आप देखिए, ये जो फोर्स है पूरा पार्ट, ये हमारे क्या बना रहे हैं, लूप। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लूप। और जब भी कोई फोर्स हमारे लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है, और लूप भी कैसे, सेम ऑर्डर में, ऑर्डर भी तो सेम है, देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से शुरू हो गया, एच टी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो लूप फॉर्म कर रहे हैं तो एफ नेट हमारा 0 हो जाएगा। और एफ नेट 0 होने का मतलब एम ए 0 हो गया, एम ए 0 होने का मतलब एम डी वी बाई डी टी भी 0 हो गया। ठीक है, और वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब भी कोई फोर्स लूप बनाते हैं वी कांस्टेंट होता है, तो रिमेन कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle of radius RA and RB, speed V and VV. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed A to B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए, इसका जो पहले वाले का ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, 2π/TA, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ओमेगा बी 2π/TB। अब वो कह रहा है कि ये दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 1:1। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, रेशियो कर दीजिए, सब कैंसिल हो गया। ठीक, और हमें पूछा क्या है, एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ हेलो cylinder drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of is 0.1 and the minimum angular velocity needed for cylinder to keep block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जेई में भी आया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, वो कह रहा है कि एक ब्लॉक में हमने एक सिलेंडर है जो क्या है, हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा है, फ्रिक्शन एक्शन सब कुछ है, तो वो गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर। तो कितना हमको मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी देना पड़ेगा कि वो गिरे ना। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट 35। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा रोटेशन कर रहा है, और मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया, समझिए ये एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे जब गोल गोल घूम रहा है ना, तो ये ब्लॉक यहाँ पे है, तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ ऐसे। ठीक, तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा
गिरना नहीं चाहिए। तो कितना हम इसको क्या कहते हैं, ओमेगा दें कि ये गिरे ना। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस साइड को होगा, और इसमें एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, या सेंटीमीटर फोर्स कह सकते हैं। क्योंकि हमें निकालना है एंगुलर स्पीड, तो हम इसको आर ओमेगा रख दें, तो आर ओमेगा रख दें तो एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो ये फोर्स है इसमें ये गिरना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, इसके जो सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वेट कितना होगा इसका भी, एम जी होगा, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, वेट से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ब्लॉक गिर जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा आपका बराबर म्यू आर के। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का केस है। ठीक, अब जो म्यू है यहाँ पे, म्यू आर की जगह पे आप रख दो एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन एम जी। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ग्रेटर देन जी रूट आर बाई म्यू आ जाएगा। समझे ना, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हमारा एम जी होगा, और ये जो फोर्स है हमारा, ये आर है यार, मैंने एन लिखा है ना, आर है, चलो एन भी लिख सकते थे, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू ये रख दी मैंने। ठीक है, तो जब आपने ये रख दिया तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो जी की वैल्यू रख लीजिए 10, और इसकी हो जाएगी 0.1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 10 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन यही था कि इक्विलिब्रियम कब होगी। इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखना, आपने बेंडिंग ऑफ साइकिल में भी पढ़ा है, वेट से वो ज़्यादा होना चाहिए, वेट से कम हो गया ना गिर जाएगा। आप सिंपल सोचिए कि रस्सी पर आप चढ़े हो और रस्सी की कैपेबिलिटी नहीं है आपको झेलने की, तो टूट जाएगी, रस्सी का ज़्यादा होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो 36 क्या कह रहा है देखते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू चार्ज। ठीक है, जीरो मत करना भाई मेरे, जीरो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे क्या होगा, दो चार्ज हैं आपके पास, लाइन चार्ज, एक ये रहा मान लीजिए, इस पर प्लस 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 प्लस, तो प्लस लैम्डा चार्ज इस पर है। सिमिलरली एक ये रहा आपका, इस पे जो चार्ज है नेगेटिव 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 नेगेटिव, प्लस लैम्डा चार्ज ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसके मिड पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे इसकी वजह से इसकी वजह से। आप ध्यान दीजिए, इसकी वजह से आप निकालेंगे तो आपको पता है प्लस चार्ज से कहाँ को होता है, आप इसे बना सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए। तो प्लस चार्ज से अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा, इसको मैं E1 लिखता हूँ। और आपको ये भी पता होगा लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2πε0 r, उसने कहा है मिड पॉइंट पे, दैट मीन्स ये r है। तो इसका यहाँ पे जब निकालेंगे तो E1 कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा लैम्डा ओवर 2πε0 r, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस माइनस की वजह से जब आप निकालोगे, मैं दो अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो इसका भी इधर ही को होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की उसी की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो। तो E2 जो हो जाएगा आपका, अलग अलग पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग लाइन का हम निकाल रहे हैं। आर ही रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट पे निकालना है, और ये भी आई रहेगा, इस साइड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, आप ऐड कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, πε0 r आई के। तो ये आपका ये एक ऑप्शन इसका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ये वाला, ये तो 0 है, 2 2, तो ये वाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट, दो है ना पैरेलल, ये पैरेलल है। ठीक, बहुत बार बहुत बच्चे कहते हैं मेरे साहब डायग्राम कैसे बना लेते हैं, अरे भाई क्वेश्चन पढ़िए ना, आप वैसे बनाइए। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस,
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन टू चार्ज, मिड पॉइंट पे निकालना है, तो प्लस से बाहर को होता है, माइनस से उसी की तरफ होता है, तो इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखना है। पोटेंशियल होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, दो चार्ज हैं ए और बी, ये रहे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो आपने इसको प्लस क्यू दे दिया, इसको माइनस क्यू दे दिया, एंड सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए आर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो क्वेश्चन कह रहा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दम इज एफ, तो इस केस में फोर्स एफ लगा। ठीक, इफ़ 25% ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। अच्छा, इसका 25% कितना होगा भाई, पहले वो निकालते हैं। तो इस Q का 25% हो जाएगा आपका Q/4। तो यहाँ से Q/4 निकले और यहाँ चले गए, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब यहाँ से आपके पास 10 रुपये थे, 2 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो इसका मतलब ए पे चार्ज कितना हो जाएगा, जो पहले उसके पास चार्ज था वो तो कम हो जाएगा इतना, क्योंकि वहाँ तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन बी वाले के पास उतना बढ़ जाएगा। देखिए माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखिए अगर क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर है वेक्टर है दोनों में रखिए, लेकिन स्केलर में ज़्यादा रखिए, जैसे पोटेंशियल है, चार्ज है, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना बच गया यहाँ चार्ज 3Q/4, और यहाँ कितना बच गया अगेन 3Q/4, 4 है ना ये, लेकिन माइनस का बच गया। अब इसका फोर्स निकालना है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, लगा दीजिए कूलम्स लो। तो F इक्वल टू के Q/Q/R², ये तो पहली कंडीशन थी। इसके लिए देखते हैं F इक्वल टू के Q1 कितना हो जाएगा 3Q/4 इंटू 3Q/4। चाहो तो इसको नेगेटिव भी कर लो, बहुत लोग कहेंगे यार अभी कह रहे थे ध्यान रखना, अभी तो आप ही ने नहीं रखा, ओवर R²। तो ये सॉल्व कीजिए, 9/16 के Q इंटू Q ओवर R², और माइनस का ये जो है हमारा F है, तो ये हो जाएगा 9/16 F। तो जो F1 हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2 वाला। ठीक है, 37 करते हैं। 38 अ स्मॉल होल ऑफ अ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 mm इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ द फुली ओपन टैंक ऑफ हाइट इतना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा टॉर्सली प्रिंसिपल, उसमें जो ओपन हाइट में हम जो वो निकलेगी रेट फ्लो ऑफ वाटर निकलेगा, वो निकलता है AU। ठीक है, जो भी जैसे आपका ये एक डब्बा है, यहाँ से आपने छेद कर दिया, ये निकलेगा, और U जो होता है वो निकलता है √2GH। ठीक है, फ्लूइड चैप्टर से है, तो इसका आप निकालना तो आपका ये आएगा पहला ऑप्शन, चेक करना इससे। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, ए जो है यहाँ पे वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला 39। तो 39 कह रहा है, आप कर लेंगे शायद इसको ना, ये इसमें कितना छेद किया है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ से जो निकलता है वाटर वो उसकी स्पीड U है, तो पूछ रहा है कि इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से निकालना, तो इतने एरिया का निकाल देंगे। नॉर्मली इतने का हाइट का पूछता तो √2GL लगता। अगला क्वेश्चन है 39, आपको दिया है 6 बोल्ट लगाया, LED है, अब दोनों ही हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो करेक्ट बूलन ऑपरेशन रिप्रेजेंट बाय सर्किट डायग्राम इज, तो कौन सा सही होगा। देखिए अगर आप इसको क्लोज करते हैं सपोज, ठीक है, आप इसको क्लोज कीजिए, तो इसमें देखिए अगर ये 0 0 है, क्या ये बल्ब जलेगा, ये जब 0 0 है तो आपका ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा बताइए, क्योंकि इसको तो यहाँ से भी वोल्टेज मिल रही है ना। ठीक है, तो जो ये गिवन सर्किट है आपका LED तो ग्लो कर जाएगा। अगर आप देखिए इन दोनों को हाई रखते हैं अगर आप, ठीक है, ठीक, तो मतलब आप ये देखो इसमें कि LED कब जलेगा, LED तभी जलेगा जब इसका वोल्टेज हाई होगा। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट है, तो ये वाला अगर इसमें 6 वोल्टेज है तो LED हाई कब होगी। तो ऐसा सर्किट बताओ जिसमें LED हाई रहती है, तो वो होता है आपका NAND गेट।
तो ये ऑप्शन क्या होगा, NAND। तो आप टेबल बनाओ ना, उसमें देखिए कि आउटपुट हाई कहाँ पे रहता है। इसका तो हर समय आउटपुट हाई रहेगा ना। यहाँ पर 6 वोल्ट लगा है तो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो 0 0 में भी ये जलेगा, 0 1 में भी ये जलेगा, 1 0 में भी जलेगा, लेकिन 1 1 में नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर एब्जॉर्ब नॉट। अरे ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है, ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, ऑरली हो जाते हैं। एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर सेम। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर सेम। आइसोक्लोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम सेम। अगला क्वेश्चन है, अब 800 ton coil of effective area 0.05 meter is kept perpendicular to magnetic field इतना when the magnetic coil rotate by 90 degree around any of its coplanar axis इतने सेकंड में EMF। तो फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा। तो फैराडे लॉ क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो फैराडे साहब कहते हैं कि जो EMF में चेंज होगा वो होगा चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम्स, ठीक है। अब टाइम तो आपको दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब चेंज इन फ्लक्स निकालना है। तो जो चेंज इन फ्लक्स है, फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NBA cos थीटा, ठीक है। तो दो, अगर कभी भी फ्लक्स में चेंज निकालना है तो दो एंगल से घुमा रखा है कह रहा हो, तो NBA cos थीटा 2 माइनस NBA cos थीटा 1, ये हो गया। तो आप क्या करिए, सिंपली 2 बार वैल्यू रखने से अच्छा NBA को बाहर निकालिए, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको अपने एंगल से 90 घुमाया है, ठीक है। तो 90 cos 90 तो आपका 0 हो जाएगा, ये 90 रखा है कह रहा हो, ये 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस NBA। cos 0 कितना होता है, 1। बस यहाँ रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NBA ओवर 0.1, ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस। अब यहाँ पे रखिए, n कितना है 800, b कितना है, अब b जिसने दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁻5, और एरिया कितना है, एरिया 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 0.05, ठीक है, ओवर 0.1। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा आपका 8 5 10 0.05, लो ये आएगा 0.02 के आसपास। चेक कर लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है। 41 हो चुका है, चलते हैं 0.02। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये आ जाएगा। तो कुछ पहले सिंपल कर लेते हैं, जैसे ये तो 41 था, इसमें एक क्वेश्चन है 45 में कि सिलेंडर है जिसके आर करंट है, कौन सा ग्राफ सही होगा। तो सिलेंडर के लिए कौन सा सही होता है, जब कोई भी सिलेंडर है आपके पास, उसके जो अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 नहीं होता है, थर्ड वाला होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन थे, पहले इनको कर लेते हैं। किसी भी सिलेंडर के लिए उसके जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बाहर तो 1/r होता ही होता है, ठीक। 1/r बाहर, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। NCERT खोलिए, वहाँ पर एग्जाम्पल है, उसमें ये बना हुआ है। जैसे 44 है, 44 कह रहा है कि कितना चेंज होगा, ठीक है, एक परसेंटेज चेंज दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो डेल्टा x/x हो जाएगा वो क्या हो जाता है, पावरें सारी नीचे, डेल्टा a/a प्लस पावर नीचे डेल्टा b/b प्लस पावर जो नीचे भी है ना उसका भी पावर नीचे डेल्टा c/c प्लस 3 डेल्टा d/d। अब सब परसेंटेज दिया है तो सबको परसेंटेज में बदल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, इसमें सब में 100 का इंटू कर दीजिए, और बाकी जो इंटू 100 करके वैल्यू 1 2 3 5 4 दे रखी है, तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा आपका देखिए 1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 1/2 इंटू ये, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 16% आपका, ठीक है। इंटू 100 करके आपको परसेंटेज दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, भी आसान लग रहा है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 सी दे रखा है एंड हैव बीन चार्जिंग इतना ना, पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, CV,
तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी। अब आपको दिया है कि वोल्टेज पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो सी कितना है 23, तो ये 60 माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा आंसर, 60। अच्छा, और भी दो चीज़ें पूछी हैं। द कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर पूछा है एक, एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों तो बराबर होती हैं, आपको पता होगा। तो 60-60 वैसे भी आप देख सकते थे कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट कहाँ बराबर होंगे, क्योंकि दोनों करंट बराबर होती हैं, तो ये भी चलेगा, यही चलेगा, और तो चल ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और कहीं से नहीं आ रखे हैं, आप देखिए एनसीईआरटी से आ रखे हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन सब दे रखा है, कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा इसमें है। अब देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब t0 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, 3 होता है वो भी, क्योंकि इसमें 3 दिया है ना, 3 होगा, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस की डिस्टेंस होगी वो होगा। तो 3 इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे अब इसमें क्या है, आप देखिए t 4 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, ठीक। तो t जब 4 होगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पाई बाई 2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, ठीक है। अब जब ओमेगा पाई बाई 2 आएगा, आपको पता है जब हम y को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं सिंपल हार्मोनिक में, एक्स ओमेगा ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। तो ए तो हो गया मेरा 3, ओमेगा मेरा हो गया पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, तो ऑप्शन 3 पाई बाई 2 ये वाला होगा, ठीक है। y के टर्म में, अगर x के टर्म में होता फिर x करते, समझ रहे। तो ये हो गया फोर्थ वाला इसका सही, क्योंकि ओमेगा पाई बाई 2 आ गया। ये हम कर चुके हैं, q इक्वल टू सी भी, ये तो वैसे भी बिना करे भी कर सकता था कोई, कि किसी भी कैपेसिटर के बाहर जो करंट है वो कंडक्शन करंट है, जो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में है वो डिस्प्लेसमेंट है, और कंडक्शन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये 60 और 60 ही होगी। ये वाला क्वेश्चन था 1%, 2%, 3%, 4%, तो हमने इसका एक फॉर्मूला लगा दिया। होता क्या है, अगर आप इसको दोबारा देखें तो जैसे कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ए बी ऐसे p पावर q पावर और c में r पावर, तो कहेगा इसमें एरर निकालो, तो आप क्या करेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, देखो ये p है ना, ये आगे आ जाएगा, और डेल्टा a ओवर a प्लस ये q है ना, q आगे आ जाएगा, डेल्टा b ओवर b प्लस ये r है ना, ये आगे आ जाएगा c ओवर c। अब इसको जैसे ही आप परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का इंटू कर दीजिए, तो जैसे ही आप 100 का इंटू करेंगे तो ये रिलेटिव एरर में बदल जाएगा, और इसकी डेटा आपको दिया रहता है, ठीक है। वही यहाँ पे भी हुआ है, आपको ये बदल दिया जैसे आपने 100 में, तो ये आपको दिया है देखो 1 2 3 4, तो इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है आपको इस पूरे की, तो ये रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करिएगा। एंड 45 क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि सिलेंड्रिकल है, आर है, कंडक्शन करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, कंडक्टिंग आएगा, तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारे थे 45, यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो रही है जो कि मुझे नहीं आती है, आप पढ़िए सीखिए। थैंक यू। अगर कंटेंट पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।